हेलो डियर स्टूडेंट्स, टोटल इंग्लिश के एक फ्रेश वीडियो में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आपका इंग्लिश का पेपर हो चुका है। काफ़ी लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, कुछ लोगों को कुछ क्वेश्चंस में डाउट भी हुए। ऐसा चलता रहता है एग्ज़ाम में, ठीक है, उसको लेकर ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेपर्स। आने वाले जो एक दिनों में मैथ्स, साइंस और सोशल के जो पेपर्स होने वाले हैं, हमें उन पर थोड़ा ध्यान देना है। मैथ्स और साइंस तो आपको दिन भर इसको पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ आपको सोशल को भी करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि सोशल का जो पेपर है वो है 14 को, और उसके पहले आपको सिर्फ 11 to 13 ये 3 दिन का गैप ही मिल रहा है, ठीक है। 11, 12 एंड 13, तो 3 दिन काफ़ी नहीं है एक पेपर के लिए। इसलिए अभी से ही आपको मैथ साइंस दिन भर पढ़ना चाहिए और सोशल को थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहना चाहिए। रिवीजन के लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप एक वीडियो देख लें, और इस वीडियो में मैं आज हिस्ट्री करवाने वाला हूँ। इस तरह से मैं हर टॉपिक को कवर करूँगा, जिसमें कि हिस्ट्री, सिविक्स जो भी आते जाएंगे, ज्योग्राफी वगैरह, मैप वर्क, ये सब पर मैं टॉपिक बनाने की कोशिश करूँगा। तो रेगुलर ये वीडियोज़ आएंगी, आप मैथ साइंस को पढ़ते रहें और वीडियोज़ देख लें एसएसटी के, सो दैट विल बी एनफ फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है मैंने बता ही दिया, नेशनलिज्म इन इंडिया पर है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आइए टॉपिक्स को देखते हैं। हमारे पास टाइम कम है और टॉपिक्स कहीं ज़्यादा है, तो हमें थोड़ा फास्ट करना होगा। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक है हाउ द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इमर्ज्ड आफ्टर 1920। 1920 के बाद नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे इमर्ज हुई। तो नेशनलिज्म की फीलिंग होती क्या है ये हमें समझना पड़े। सबसे पहले फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, ये नेशनलिज्म वर्ड को हमने पहले भी पढ़ा था, जो एक टॉपिक था जिसका नाम था नेशनलिज्म इन यूरोप, है ना, जो आपको टर्म 1 में आ चुका है। तो उसमें भी हमने नेशनलिज्म को पढ़ा। नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म एक फीलिंग है जो हम हर व्यक्ति को, हर सिटीजन को अपने देश के प्रति आती है। उस देश का प्रगति हो, उस देश की उन्नति हो, उसके भलाई के बारे में सोचे, एक देशभक्ति की भावना जगे। ये सारी फीलिंग्स नेशनलिस्ट फीलिंग है, नेशनलिज्म की ही फीलिंग है, ठीक है। और यहाँ पर नेशनलिज्म का कॉन्टेक्स्ट, कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा है? यहाँ पर नेशनलिज्म ये है कि जब आप मतलब कोई भी सिटीजन अपने कंट्री को सबको मिलकर आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो क्योंकि ये तो स्टोरी ऑफ इंडिपेंडेंस है। इंडिपेंडेंस हमें मिला था 47 में, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या 1920 के आसपास का, मतलब अभी भी 27 साल हम लोग पीछे चल रहे हैं जब तक हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिला है। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि हम लोग इंडिपेंडेंस की ही बात कर रहे हैं। तो नेशनलिज्म का यहाँ फीलिंग क्या है? लोगों का वो भावना जो सबको को एकजुट करता है और देश को इंडिपेंडेंस दिलाने में मदद करता है, ठीक है। ये आप समझ सकते हैं। 1920 के समय में और क्या क्या घटनाएं चल रही थी, थोड़ा सा इसका फ्लैशबैक में देखते हैं। 1920 के पहले 1914 से 1918 वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, WW1। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लगभग सारे कंट्री इन्वॉल्व थे, जिसमें से इंडिया को भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होना पड़ रहा था, क्योंकि इंडिया वॉज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन हम पर राज कर रहा था, हम लोग उनके गुलाम थे, और जैसे जैसे हमें वो कहने को करता था, हमें मजबूरन करना पड़ता था, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 1 का काफ़ी इम्पैक्ट हम पर इसलिए पढ़ना दिखना शुरू हो गया था, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 1 के समय में, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी हम पर इसका क्या इम्पैक्ट दिखा 1920 जब आ चुका था। तो देखिए, लोगों में क्या था, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी था, न्यू स्लोगन्स, सिम्बॉल्स, सॉन्ग, ये सब लिखे जा रहे थे। कलेक्टिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, मेरी आइडेंटिटी है, मेरा नाम है, मेरा प्रोफेशन है, मैं क्या करता हूँ, आपकी आइडेंटिटी कुछ और होगी, दूसरे की आइडेंटिटी फिर कुछ और होगी। लेकिन कलेक्टिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? कलेक्टिव मतलब सबको मिला के हम लोग बात करते हैं। वैसा कौन सा पहचान, वैसा कौन सा आइडेंटिटी जो हम सबका कॉमन है? हम सबका कॉमन आइडेंटिटी यही है कि हम सब इंडियन हैं, हम लोग देश के झंडे का सम्मान करते हैं, हम लोग जन गण मन वंदे मातरम, ये सब हमारे जो देश की ये धरोहर है, ये सबको हम लोग जोड़ कर रखता है ना। तो यही कहलाता है कलेक्टिव आइडेंटिटी। अलग अलग सिम्बॉल्स होते हैं, अलग अलग नारे लगाए जाते हैं, गाने गाए जाते हैं, ये सब हर देश को जोड़ता है। जैसे इंडिया का मैंने एग्जाम्पल दिया, वैसे अदर कंट्रीज़ के साथ भी ऐसा ही होता है। तो ये सभी देशों में कलेक्टिव आइडेंटिटी का पहचान ऐसे ही होता है। फिर लोगों ने क्या किया? पीपल बिगैन डिस्कवरिंग द यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विथ कोलोनियलिज्म। जो स्ट्रगल, जो हमने जद्दोजहद की, लड़ाइयाँ लड़ी कोलोनियलिज्म के दौरान, मतलब जब हम लोग गुलाम थे, गुलामी के दौरान, तो इससे क्या हुआ? हम लोग सब करीब आ गए, हम लोग सब यूनाइटेड होने लगे। मतलब जैसे कि मुझे भी अंग्रेजों ने तंग किया, आपको भी तंग किया, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि चलिए सर, हम और आप दोनों मिलकर इन अंग्रेजों को यहाँ से भगाते हैं। तो एक यूनिटी आ गया, है ना, कोलोनियलिज्म के दौरान। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फीलिंग ऑफ शेयर्ड बॉन्ड डेवलप्ड अमंग द इंडियन पीपल ड्यू टू ऑपरेशन बाय द ब्रिटिशर्स। और ब्रिटिशर्स के द्वारा इतना ऑपरेस किया गया, इतना दबाया गया हमें, ऑपरेशन का मतलब इतना दबाया जाता है लोगों को, तो लोगों के आपस में एक शेयर्ड बॉन्ड बन गया, आपस में बॉन्ड बन गया, वही मतलब हो गया, बॉन्ड मतलब बंधन बन गया। बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट इफेक्ट्स ऑफ कोलोनिज्म डिफरेंटली। लेकिन
हर ग्रुप इस कॉलोनियलिज्म के इम्पैक्ट को अलग अलग वे में ले रहा था, ठीक है। जैसे कि एक क्लास के सारे स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते हैं ना, सिंपल सी भाषा में समझिए, एक क्लास के सारे स्टूडेंट सेम तो नहीं होते हैं। मैं एक ही टॉपिक पढ़ाऊंगा तो हो सकता है किसी स्टूडेंट को सब कुछ समझ में आया हो, किसी को आधा अधूरा समझ में आया हो, किसी को बिल्कुल नहीं समझ में आया हो। तो सबका दिमाग जो होता है वो अलग अलग वे में कैच करता है। उसी तरह से हर लोगों को जब समझाया गया कि हमें आज़ादी की लड़ाई लड़नी है तो सबका दिमाग अलग अलग वे से कैच किया उसको। किसी ने वायलेंट वे को अपनाया, किसी ने नॉन वायलेंस वे को अपनाया, लेकिन सबका मंजिल अल्टीमेटली था आज़ादी ही, ठीक है। इसको समझिए, ठीक है। चलिए आगे फिर क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। ये तीनों साथ में क्यों दिया हुआ, क्योंकि ये तीनों आसपास के समय ही ये घटनाएं घटी थी, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मैंने बताया 1914 से 1918 ये चला। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, देखिए, अ न्यू इकोनॉमिक रोल ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन ब्रिंगिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या योगदान था हमारे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को लाने में, ये मान लीजिए क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट वाज द रोल ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन ब्रिंगिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। तो आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन वॉज क्रिएटेड। उस समय आर्थिक तौर पे और पॉलिटिकल तौर पे एक नया सिचुएशन क्रिएट हो गया था। जब भी वॉर वगैरह होता है तो माहौल पूरा चेंज हो जाता है ना, सिचुएशन नया क्रिएट हो गया था। कैसा हो गया था, लेड टू ए ह्यूज इंक्रीज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वॉज फाइनेंस्ड बाय द वॉर लोन्स एंड इंक्रीज टैक्सेस। मतलब हुआ क्या कि वहाँ पर टैक्सेस जो थे वो टैक्सेस जो थे वो वॉर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाने लगा। मतलब खर्चा जो था वो वॉर के ऊपर ज़्यादा बढ़ गया था। इससे क्या हुआ, तो जो सरकार थी वो टैक्स ज़्यादा वसूलने लगी। सरकार की कमाई कहाँ से होती है, टैक्स से ही होती है, और सरकार का खर्च बढ़ गया था ड्यू टू वॉर, तो उन्होंने टैक्स को बढ़ा दिया। तो टैक्स को बढ़ाएगा तो क्या होगा, आम लोग के ऊपर बर्डन बढ़ेगा। तो फोर्स रिक्रूटमेंट, और क्या हुआ, जबरदस्ती रिक्रूटमेंट करते थे वो लोग सेना में। इंडियंस को देखते थे कि ये लोग हट्टे कट्टे लड़ सकते हैं, काफ़ी ताकतवर होते हैं, बहादुर होते हैं, तो उन्हें उठा उठा के ले आते थे, अपने सेना में शामिल कर लेते थे। वो लोग तो होते थे डरपोक, खुद तो लड़ नहीं पाते थे, तो इंडियंस का सहारा लेते थे, ठीक है। रूरल एरियाज कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर। गांव वगैरह, गांव देहात के एरिया में जाते थे, रूरल एरिया में जाते थे, और वहाँ के बच्चों को, वहाँ के युवाओं को उठा कर रिक्रूट करते थे अपनी आर्मी में, ठीक है। जिससे क्या हुआ, लोग क्रोधित होंगे ना, अपने बच्चों को कोई दूसरे देश के लिए लड़ने के लिए कहीं भेजेगा। अपने देश की बात रहती तो कोई अलग बात थी, लेकिन ब्रिटेन के लिए जाके कौन लड़ेगा। तो ये एक गुस्से का बहुत बड़ा कारण था। 1918-19 और 20-21 के दौरान ये जो सेशन था, दो साल का ये जो टाइम पीरियड था, इस दौरान जो फसल था वो भी फेल हो गया। मतलब दैट इज़ ड्यू टू नेचुरल कॉजेज। हो सकता है सूखा पड़ गया या फ्लड आ जाने से, ये सब क्या होता है, खेत बर्बाद हो जाता है, तो खेती ठीक से नहीं हो पाया। तो बहुत जगह इंडिया में क्या हो गया, शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया। देखिए सिंपल सी बात है, हम लोग पढ़ने वाले हैं आंदोलन के बारे में, आज़ादी का आंदोलन, रेवोल्यूशन के बारे में। रेवोल्यूशन या आंदोलन कब आता है, जब लोगों के पास मजबूर हो जाते हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता, तब ना आंदोलन करते हैं। तो यही कारण था, इतने सारे कारण थे आंदोलन करने के। और तो और बीमारियां भी फैल रही थी, इन्फ्लुएंजा, एपिडेमिक, ये सब बीमारियां भी फैल चुकी थी। तो हर तरह से हम लोगों का नुकसान ही नुकसान हो रहा था, लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 1921 के सेंसस के अनुसार 12 से 13 मिलियन लोग मर गए थे। ये जो सूखा पड़ा था, ये जो आपदा आई थी, एपिडेमिक, जो बीमारी फैली थी, और ये सब जो हुआ था, ठीक है, 12 से 13 मिलियन लोग, आप सोच सकते कितना बड़ा आंकड़ा है। न्यू लीडर्स अपीयर्ड विद द न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। और नए नए लीडर्स उस समय निकल कर आए जो कि स्ट्रगल की बात करने लगे, हमें आंदोलन किस प्रकार करना ये हमें सिखाने लगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे बड़ा नाम आता है महात्मा गांधी का, जो लेकर आए थे अपना एक अलग कॉन्सेप्ट का नाम था सत्याग्रह। इसी को ही कहते हैं आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या था, तो उसके पहले महात्मा गांधी का थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया हुआ है, फिर सत्याग्रह के बारे में दिया हुआ है। तो महात्मा गांधी जनवरी में 1915 में साउथ अफ्रीका से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर वापस लौटे थे, और साउथ अफ्रीका में काफ़ी कुछ पढ़ाई के अलावा भी उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया था, क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी लड़ाई चल रही थी रंग की, जो गोरे और कालों की लड़ाई वहाँ चल रही थी ना। तो वहाँ पर भी उन्होंने देखा कि कैसे प्रोटेस्ट किया जाता है, कैसे सत्याग्रह किया जाता है, कैसे नॉन वायलेंस, ये सब सीख कर वो वहीं से आए थे। तो फिर उन्होंने इंडिया में इसको एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। वेयर ही फाउट अगेंस्ट रेसिज्म, जहाँ पर वो रेसिज्म से लड़कर आए थे। रेसिज्म मतलब रंग भेद, जहाँ पर गोरे लोग काले लोगों को देखना नहीं चाहते थे और उनको हर तरह का उनसे नाता तोड़ चुके थे, ठीक है, उनको समाज से अलग थलग कर चुके थे। तो ये चीज़ को वो पहले फील कर चुके थे। विद द हेल्प ऑफ मास एगिटेशन नोन एज सत्याग्रह, सत्याग्रह को साउथ अफ्रीका में वहाँ पे एक्सपीरियंस कर चुके थे। सत्याग्रह इम्फेसाइज्ड, सत्याग्रह का मतलब ये 3rd नंबर पॉइंट बताया गया है। क्या होता है, द पावर ऑफ ट्रुथ। सत्य, सत्य मतलब क्या होता है, सच्चाई, ट्रुथ,
पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, मतलब सत्य का आग्रह करना है, सत्य के लिए आग्रह करना, आपको बताना है कि सत्य ये है। बार बार मैं लाठी डंडे का प्रयोग नहीं करूँगा, मैं अपने हाथ पैर आपको नहीं दिखाऊंगा मारने के लिए, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि सत्य ये है, आप इसको समझिए। ये उनका प्रॉपर तरीका था डील करने का। तो सत्य की खोज में सत्य की सच्चाई के पावर को वो तलाश रहे थे, ठीक है। तो इसी के थ्रू वो आंदोलन कर रहे थे, काफ़ी आंदोलन भी हुए, ठीक है। ही बिलीव दैट विदाउट बीइंग एग्रेसिव एंड असत्याग्रह ही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। वो कहते थे कि बिना एग्रेसिव हुए, बिना लड़ाई किए हुए वो सत्याग्रह कर सकते थे और नॉन वायलेंट वे में, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दे वॉन्ट द ऑपरेसर टू बी परसुएटेड टू सी द ट्रूथ, मतलब वो लोग चाहते थे कि जो ऑपरेसर है, ऑपरेसर मतलब यहाँ पर जो लोग गरीबों को दबाते हैं, कुचलते हैं, तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ऑपरेसर्स लोग जो है, ब्रिटिशर्स लोग जो है, वो लोग सच्चाई को देखें, यही मेन इनका सोच था, सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट जो था। सो महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। ये जो नॉन वायलेंस, ये जो अहिंसा का जो पाठ पढ़ा रहे हैं, इससे सारे भारतीय जो है वो यूनाइट हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, और इससे वो क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। इन्होंने क्या किया, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर इंडिया में अलग अलग प्लेसेस पर सत्याग्रह मूवमेंट, आंदोलन को चलाया। तो यहाँ पर कुछ प्लेसेस के नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो प्लेसेस को देख लेते हैं। यहाँ पर 3 प्लेसेस के नाम बुक में भी आपको मेंशन किया हुआ है, तो जो कि पूछा भी जाता है कौन कौन से जगहों पर सत्याग्रह हुआ था। तो सबसे पहले 1917 में चंपारण बिहार में हुआ था। किस चीज़ के लिए हुआ था, तो वहाँ इंडिगो की खेती हो रही थी, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर दे सकते हैं कहाँ पर हुआ था। तो बिहार में हुआ था, जहाँ पर इंडिगो की खेती ज़बरदस्ती करवाई जाती थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, और वहाँ पर वो किससे मिले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से महात्मा गांधी की भेंट होती है वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट जो था वो भी 1917 में ही था, और यहाँ पर वो गुजरात के खेड़ा नाम के डिस्ट्रिक्ट में वहाँ गए हुए थे, जहाँ पर किसानों का क्रॉप फेलियर हो गया था, वहाँ प्लेग फैला हुआ था, और वहाँ पर भी लोगों को सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी ने बताया, और वहाँ पर उनकी मुलाकात सरदार वल्लभ भाई पटेल से हुई, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और 1918 में अहमदाबाद, जो कि गुजरात में ही है, अहमदाबाद, वहाँ पर उन्होंने कॉटन मिल वर्कर्स के सपोर्ट में सत्याग्रह को किया। इस प्रकार ये बिहार, गुजरात में खेड़ा और अहमदाबाद, ये 3 जगहों पर उन्होंने सत्याग्रह को किया। तो इसको आप फॉर एग्जांपल के तौर पे दे सकते हैं। सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट पूछेगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन इसमें कैसे बनेगा, सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट पूछ देगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह। तो आपको ये सब 2-3 पॉइंट्स को मिलाकर आप एक डेफिनेशन बना सकते हैं, और एग्जाम्पल के तौर पे ये तीनों पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है रॉलेट एक्ट। तो 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था। तो रॉलेट एक्ट होता क्या, सबसे पहले तो एक्ट का मतलब होता है कि कानून, ठीक है, और ये 1919 में ये पास कराया गया था। तो इस कानून में ऐसा क्या था, रॉलेट के द्वारा बनाया गया 1919 का ये जो लॉ है, जो एक्ट है, ये क्या है आखिर। तो इसमें क्या था कि इट गेव द ब्रिटिश गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को दबाने के लिए, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंडिया में फैल रहा था, हर जगह पे रेवोल्यूशन हो रहे थे, आंदोलन हो रहे थे, मूवमेंट चल रहा था। तो इन सब को रोकने के लिए ये लॉ को बनाया गया था, ठीक है। आप एक लाइन ऐसे लिख सकते हैं, दिस एक्ट वाज मेड टू स्टॉप द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, ठीक है। जो कोई भी प्रिजनर हो, पॉलिटिकल प्रिजनर मतलब कोई भी मान लीजिए कि आंदोलन कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो वो सरकार के नज़र में वो प्रिजनर है, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि आंदोलन वगैरह हो। तो इन प्रिजनर्स को बिना ट्रायल के 2 साल के लिए जेल में डालने का ये कानून बनाया गया था। ट्रायल का मतलब क्या होता है, ट्रायल मतलब जो होता है कि जब कोई भी एक व्यक्ति जिस पर भी इल्ज़ाम लगाया गया है, जो कल्प्रिट है, उसको सबसे पहले कोर्ट में ले जाने के पहले वकील के जज के पास ले जाके उसको बेगुनाह साबित करने का एक मौका दिया जाता है, ठीक है। तो अगर वो उसमें सफल हो जाता है तो उसको जेल नहीं होती है, अगर वो उसमें हार जाता है तब वो जेल जाना पड़ता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रायल। तो ये क्या है, ये तो हर व्यक्ति का हक है कि उसको अपने आप को प्रूफ करने का एक मौका दिया जाए, लेकिन इस हक को छीन लिया गया था। तो ट्रायल करने का मौका नहीं मिलता, कब तक के लिए, 2 साल तक के लिए। तो 2 साल तक मतलब इसका कहने का मतलब क्या था, तो इसमें जो निर्दोष व्यक्ति है वो भी 2 साल तक जेल में चला जाएगा। तो इसके माध्यम से ये लोग क्या करेंगे, सरकार के लोग क्या करेंगे, अंग्रेज़ सरकार के लोग, कि जो लोग भी पॉलिटिकल ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं उनको ये लोग पकड़ के जेल में डाल देंगे। इससे क्या होगा,
ना लीडर रहेगा, ना उनके द्वारा लोगों को बहकाया जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे लोगों को अच्छा लीडर की कमी खलेगी और आंदोलन जो है वो शांत पड़ जाएगा। ये इनका सोच था रॉलेट एक्ट का। तो इसको लोगों ने, इंडियन लोगों ने काफ़ी हद तक बॉयकॉट करने की कोशिश किया, मतलब इसके खिलाफ रैलियां निकाली गई, कई मूवमेंट किए गए। तो महात्मा गांधी ने भी 1919 में इसके खिलाफ सत्याग्रह को आह्वान कर दिया, बोला कि हम लोग भी सत्याग्रह करेंगे इसके खिलाफ, रॉलेट एक्ट के खिलाफ। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो काफ़ी जो क्या कर रही थी, वो लोगों के गुस्से को शांत करना चाह रही थी। तो महात्मा गांधी का जो तरीका था वो आपको पता है, नॉन वायलेंस वे था। तो इसी तरह 10 अप्रैल की जो बात है, 10 अप्रैल 1919 की जो बात है, अमृतसर में पीसफुल प्रोसेसन जा रहा था, मतलब जुलूस जा रहा था, जो कि शांतिपूर्ण ढंग से निकल रहा था। इसमें क्या था, तो अंग्रेज़ सरकार ने क्या सोचा कि इसमें लोगों को हिंसा के रास्ते पे ले आते हैं, क्या करेंगे, तो लोगों पे पथराव कर देंगे या गोलीबारी कर देंगे। तो इससे क्या होगा, लोग भड़क जाएंगे और वो लोग अटैक कर देंगे। तो इससे क्या होगा, उन लोग को बहाना मिल जाएगा उनको जेल में डालने का। तो इस तरह से वो लोगों ने क्या किया, उसको प्रोवोक कर दिया, मतलब लोगों को उकसा दिया, गुस्सा कर दिया। प्रोवोक मतलब उकसाना। तो लोग गुस्से हो गए। गुस्से में क्या किया उन्होंने, अटैक ऑन द बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, जो चीज़ मिला वहाँ पर लोगों ने अफरा तफरी का माहौल बना दिया, सब जगह दंगे फसाद शुरू हो गए। तो सरकार को तो यही चाहिए था, सरकार को जो चाहिए था वो सरकार को मिल गया, क्योंकि अब सत्याग्रह नहीं होने देंगे वो लोग। तब उन्होंने एक लॉ लगा दिया जिसका नाम था मार्शल लॉ। तो मार्शल लॉ क्या होता है, मार्शल लॉ पूछता है शॉर्ट टाइप में 2 मार्क्स का पूछता है। तो जैसे कि अभी के टाइम में जैसे कर्फ्यू होता है, वैसे समझ जाइए कि वो एक मार्शल लॉ भी कर्फ्यू के जैसा ही है। कर्फ्यू में क्या होता है, जब कहीं पे दंगा फसाद या लड़ाई वगैरह होता है तो आर्टिकल 144 अभी लगा दिया था, इसको कर्फ्यू बोलते हैं। इसमें क्या होता है, लोगों को रोड पे निकलना मना रहता है, कोई भी बिना मतलब का आ जा नहीं सकता है, ग्रुपिंग करके गुटबाजी नहीं कर सकता है। तो बिल्कुल वैसा ही नियम था मार्शल लॉ का भी। इसमें उन्होंने मार्शल लॉ को लगाया जिसमें कि लोगों को, देखिए क्या लिखा हुआ, नो पब्लिक गैदरिंग, कि लोग पब्लिक गैदरिंग ना कर सके। और उन लोग का काम हो जाएगा, जब पब्लिक गैदरिंग ही नहीं करेंगे तो आप लोग आंदोलन कैसे कीजिएगा, यही उनका सोच था। और उनका कमांड, इस चीज़ का लॉ का कमांड उन्होंने किसको दे दिया, एक जनरल डायर को। ठीक है, अब जनरल डायर ने इसका कैसे मिसयूज़ किया ये हम लोग आगे देखेंगे, जो कि हम लोग को पढ़ना है जालियांवाला बाग इंसिडेंट में। तो जालियांवाला बाग इंसिडेंट में हम लोग को ये देखना है कि सेम ईयर, जो 1919 में ही जो अभी आंदोलन चल रहा था, उसी साल 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल की जो बात है 1919 की, जालियांवाला बाग एक प्लेस है अमृतसर में, वो एक ग्राउंड है। वहाँ पर लोग बैसाखी का त्यौहार मना रहे थे। लोग विलेजर्स जो थे वो क्राउड में बैसाखी का त्यौहार मना रहे थे, वो लोग गैदर थे वहाँ पे। और आपको पता है कि अभी भी मार्शल लॉ इम्पोज हुआ, ठीक है, इसको इससे जोड़ कर देखिए, मार्शल लॉ इम्पोज हुआ है। तो मार्शल लॉ में क्या था, पब्लिक गैदरिंग नहीं होना चाहिए। और कितने तारीख को हुआ, 10 तारीख को, और अभी है 13 तारीख। मतलब आधे से ज़्यादा लोगों को ये पता भी नहीं है कि इसमें क्या होता है या उन्हें क्या नहीं करना है। तो उनको तो ये नहीं पता है मार्शल लॉ लगा हुआ, और वो लोग वहाँ पे गैदर हो गए, वहाँ लोग वहाँ पे जुट गए। तो इसको तो क्या किया जनरल डायर ने वहाँ पर, बीइंग फ्रॉम द आउटसाइड द सिटी, मेनी वर नॉट अवेयर ऑफ द मार्शल लॉ एंड दैट हैड बीन इम्पोज्ड एज अ रिप्रेसिव मेजर। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं था कि मार्शल लॉ लग चुका है और इसका मतलब क्या होता है। तो जनरल डायर ने क्या किया, अपने ब्रिटिश ट्रूप्स, मतलब सेना के लोगों को लेकर वहाँ उसके अंदर गया और पार्क में एंटर करके सारे एक ही एग्जिट पॉइंट था, उसको क्लोज कर दिया और बिना किसी को कोई वार्निंग दिए वहाँ पर उसने क्या कर दिया, ऑर्डर कर दिया लोगों को मारने का। और इससे क्या हुआ, कई हज़ारों लोगों की मौत हो गई। इसलिए वो एक ब्लैक डे के तौर पे माना जाता है, आज भी हमारे इतिहास में वो एक काला दिन उसको समझा जाता है। तो जालियांवाला बाग के इंसिडेंट के बाद क्या हुआ ना, कि काफ़ी हद तक लोग गुस्सा में आ गए कि जब इतने लोगों की हत्या हुई तो इसके विरोध में लोगों ने काफ़ी दंगे फसाद कर दिए। दिस ब्रूटल एक्ट, ब्रूटल मतलब काफ़ी निर्दयी ये हत्या था। दिस ब्रूटल एक्ट ऑफ जनरल डायर प्रोवोक्ड अनपैरेलल्ड इंडिग्नेशन एंड देयर वर हड़ताल, क्लैशेस, अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग। ये सब जगह देखने को मिलने लगा कि दंगे फसाद के माहौल शुरू हो गए। तो महात्मा गांधी हैड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट एंड इट वाज टर्निंग इनटू अ वायलेंट वॉर। तो इसलिए महात्मा गांधी जो सत्याग्रह कर रहे थे उसको उन्होंने वापस बुला लिया, मतलब बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हिंसा होने लगी थी, ये एक वायलेंट वॉर में बन चुका था और वो नहीं चाहते थे कि हिंसा हो और लोगों की जान जाए, इसलिए उन्होंने इसको बंद कर दिया। ठीक है, आगे का पॉइंट हम लोग देखते हैं, खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट क्या था? तो खिलाफत मूवमेंट जो है वो भी उसी समय का पैरेलली आप कह सकते हैं एक मूवमेंट चल रहा था इंडिया में, जब जालियांवाला बाग इंसिडेंट के टाइम पे ही। तो एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आपको मैंने बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1940 से 1980 में हुआ था। उस वक्त
क्या हुआ, ऑटोमन एम्पायर जो था, जो तुर्की में ऑटोमन एम्पायर था, वहाँ पर उनकी हार हुई थी, ठीक है। और उनको हराने वाली जो ग्रुप थी, उस ग्रुप में ब्रिटिशर्स भी थे, ठीक है, अंग्रेज लोग भी थे, ब्रिटिशर्स भी थे। तो इससे क्या हुआ कि जो ऑटोमन एम्पायर जो था वो इस्लाम धर्म के लिए, मुस्लिम्स के लिए काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। वो लोग काफ़ी उनको रिलीजियस अपने एस्पेक्ट से काफ़ी हद तक श्रद्धा भाव से देखते हैं, लेकिन उनको हराना और उनके पावर को छीन लेना ये ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया। इससे क्या हुआ, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड के जितने मुस्लिम थे वो लोग उनके अगेंस्ट में खड़े हो गए। तो इंडिया में भी जितने मुस्लिम लोग थे उन लोगों ने भी इनके खिलाफ एक आंदोलन किया और उनका नाम रखा खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट कब किया गया, तो मार्च 1919 में किया गया। खिलाफत कमेटी का गठन किया गया बॉम्बे में, और जिसके लीडर्स थे 2 भाई, शौकत अली एंड मोहम्मद अली, ठीक है। तो इन दोनों ने खलीफा कहते हैं, ठीक है, उनका जो ऑटोमन एम्पायर था उनके जो हेड होते थे उनको खलीफा कहते थे। तो खलीफा के गिरते हुए पावर को, कमज़ोर होते हुए शक्तियों को देखकर उन्होंने आवाज़ उठाने का सोचा, और ये सोचा कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये तो हमारे देश में हमें तो गुलाम बना ही रहे हैं, और तो और हमारे जितने भी रिलीजियस चीज़ें हैं उनको भी ये लोग क्षति कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ हम लोग को आवाज़ उठानी चाहिए। सो उनके साथ हार्श ट्रीटमेंट किया जाता था, ठीक है, harsh treatment given to the Caliph of Ottoman Empire and the dismemberment of the Ottoman Empire by the British। ये उनको बहुत बुरा व्यवहार किया गया उनके साथ और उनके पावर्स को छीन लिया गया। तो महात्मा गांधी देन टुक अप द खिलाफत इशू बाय ब्रिंगिंग हिंदूज एंड मुस्लिम टुगेदर। तो महात्मा गांधी ने कहा कि ये अच्छा मौका है कि हम लोग हिंदू और मुस्लिम को एक मंच पर एक साथ खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जालियांवाला बाग इंसिडेंट पर भी काफ़ी लोग गुस्से में इंडिया में, और खिलाफत मूवमेंट से भी जो इंडिया के मुस्लिम है वो लोग भी गुस्सा में। तो दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, दोनों साथ में अगर आ जाएंगे तो ब्रिटिशर्स के लिए काफ़ी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो इसको एक अपना आइडिया समझ के उन्होंने सोचा कि खिलाफत मूवमेंट वालों को भी अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया जाए। तो इन सितंबर 1920 एट द कैलकाटा सेशन ऑफ द कांग्रेस, महात्मा गांधी कन्विंस्ड अदर लीडर्स ऑफ द नीड टू स्टार्ट अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और यहीं से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत कर दी गई। मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, आगे हम लोग को एक टॉपिक है ये पढ़ना है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत कहा जाए तो यहीं से हुई। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं फटाफट। नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है, कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है, कोऑपरेट करना, मतलब किसी को हेल्प करना। यहाँ नॉन कोऑपरेशन का मतलब हेल्प नहीं करना। तो हमारा ये सोच था, महात्मा गांधी जो इसको लीड कर रहे थे उनका ये मानना था कि अगर हम लोग ब्रिटिशर्स का हेल्प करना बंद कर देंगे, जो हम लोग हेल्प करते हैं, कैसे हेल्प करते पहले इसको समझिए। कोऑपरेट करते थे हम लोग, तो जैसे कि ब्रिटिशर्स के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे इंडियंस होते थे, पुलिस वाले इंडियन थे, उनके सर्वेंट्स थे वो इंडियन थे। तो अगर इतने लोग उनका सेवा करना बंद कर देंगे, कोऑपरेट ही नहीं करेंगे, तो क्या उनको सरकार चलाना इतना आसानी से हो पाएगा? तो वो लोग सरकार चला नहीं पाएंगे। तो ये इनका सोच था, ये इनका मेन कॉन्सेप्ट था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। तो अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस। उन्होंने कहा कि यहाँ इंडिया में ब्रिटिश रूल तभी आया है क्योंकि इंडियंस ने उन्हें कोऑपरेट किया, अगर नहीं करते तो नहीं आता। बाय नॉट कोऑपरेटिंग इंडियंस कुड मेक देम वीकर, और अगर हम लोग उन्हें कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हम लोग उन्हें कमज़ोर कर देंगे। यही इसका मेन कॉन्सेप्ट था। द प्लान वॉज टू सरेंडर टाइटल्स दैट गिवन, जैसे सरकार जो चीज़ों को अवार्ड देती है, मान लीजिए कि आप पुलिस में हैं और सरकार ने आपको सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनाया, आपको एसपी बनाया, डीएसपी बनाया, तो आप क्या करेंगे, बोलेंगे कि मैं इस पोस्ट को नहीं मानता हूँ, आपका पोस्ट को मैं त्याग देता हूँ। इससे क्या होगा, सरकार की तौहीन होगी, सरकार की बेइज्जती होगी, और आपको लगेगा कि सरकार को वैसा लगेगा कि लोग अब मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बॉयकॉट करना है। सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स, फॉरेन गुड्स, ये सब चीज़ को बॉयकॉट करना इनका ये उद्देश्य था, ये पहला स्टेप था। एंड इफ गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन, अ फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड, और अगर सरकार रिप्रेस करेगी, मतलब अगर सरकार मना करेगी, नहीं मानेगी, तो हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरुआत करेंगे। ऐसा इन्होंने पहले रोड मैप तैयार कर लिया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी हमें पढ़ना है, ये नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसका, लेकिन पहले नॉन कोऑपरेशन हुआ था, उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस हुआ था, ठीक है। तो आफ्टर मेनी हर्डल्स एंड कैंपेनिंग बिटवीन सपोर्टर्स एंड ओपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट, फाइनली इन दिसंबर 1920 द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज एडॉप्टेड। फाइनली लोगों को मनाकर एक जगह पर मंच पर लाकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरू कब किया गया था, 1920 दिसंबर के महीने में, ठीक है। आगे के पॉइंट्स को देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि ये यहाँ से जो है डिफरिंग स्ट्रैंड्स
विद इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हो रहा था इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में जो फैल रहा था, तो हर जगह एक जैसा ये नहीं हो रहा था, कहीं पर अलग ढंग से हो रहा था, कहीं पे वायलेंट वे में हो रहा था, कहीं पे नॉन वायलेंट वे में हो रहा था। कुछ लीडर्स इसको समझ पा रहे थे, कुछ आम लोग नहीं भी समझ पा रहे थे। तो कहाँ कहाँ पर कैसी घटनाएं घट रही थी, इसको हम लोग को देखना है, ठीक है। तो यहाँ से इस पॉइंट से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई टू कवर द होल चैप्टर, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ तक हम लोग रखते हैं। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अभी तक समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टोटल इंग्लिश। थैंक यू।